मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएसटीसी का, कौन सा? बीएसटीसी का जो आपके सामने पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। किससे संबंधित? टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपके सामने ये एक आप प्रकार के आपके सामने जो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अब उसका पार्ट 2 मैं पहले करवाने वाला हूँ। पूरा रिवीजन करवाता हूँ। जितने जो प्रीवियस ईयर प्रश्न 2025 के जो पेपर आया था, उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे सारे जो पेपर था उसका सारा सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं। उसका पार्ट नंबर 2 है। समझ में आ गया? आपको वीडियो पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। आगे टीचिंग एप्टीट्यूड और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित सारे इंपोर्टेंट क्लासेज आपके लिए लेकर आऊंगा। समझ में आ गया? जैसा कि आपको पता भाई, हमारे चैनल पे कॉलेज से संबंधित पढ़ाया जाता है और लगभग प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। बीएसटीसी में भी देखने को मिलेंगे मेरे पढ़ाए हुए से। बता रहा हूं आपको, बस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से मेरे साथ आप पढ़ाई करके जुड़े रहो। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों की बात करें तो शुरू करें क्लास को। जो उसमें पहले पढ़ेंगे भाई, एक टीचर के अंदर कौन कौन से 4 गुण होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला पॉइंट है सहानुभूति और समावेशी। टीचर है ना, इस प्रकार का होना चाहिए जिसके अंदर सिंपैथी हो, थोड़ी एम्पैथी और सिंपैथी दोनों होना चाहिए। एम्पैथी क्या होती है? जो बच्चा है भाई, आप तो काफी बार क्या, बच्चा काफी बार बेसिक पर्सन भी सोल्व नहीं कर पाता है। आप अगर काफी बार सरकारी स्कूलों का तो स्टैंडर्ड यहाँ तक है भाई, उनको तो जो 6 7 के बच्चों को अगर आप है ना 8 × 8 से मल्टीप्लेक्शन कराओगे ना, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। काफी स्कूल ऐसे होते हैं, काफी बच्चे भी ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या है, उन बच्चों के स्तर को मानसिक, भावनात्मक रूप से और आर्थिक स्तर, तीनों स्तरों को समझ के आपके सामने उन बच्चों के साथ व्यवहार करना है। आपको उनके जाति पर, उनके धर्म पर, उनके रंग पर, उनके आर्थिक स्तर पर, उनके ज्ञान के स्तर पे आपको किसी भी प्रकार की संवेदनशील टिप्पणी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चे आपके सामने दिल के कच्चे होते हैं और मन के सच्चे होते हैं भाई। इसीलिए क्या होता है भाई, उनको थोड़ी सी भावनात्मक टिप्पणी उनको क्या कर सकती है भाई, उनको अंदर से थोड़ा सा कमजोर कर सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बहिष्कृत छात्रों और सामाजिक संबंधों में प्रबंधन, मतलब काफी बार बच्चों के साथ ये कह देते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल कमजोर है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसी धारणा नहीं बनानी है। बच्चों के साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है, चाहे कितना कमजोर बच्चा है। आपका लक्ष्य यही है कि उसको एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में तैयार करना। अगले वाला है प्रोफेशनल नैतिकता। आपके अंदर प्रोफेशनल इथिक्स भी होना चाहिए। आपके साथ का कोई टीचर है, काफी बार बीमार हो गया भाई, है ना, या फिर उसके क्लासेस में अच्छी रिपोर्ट कार्ड नहीं आ रही, कि बच्चे अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो आपको क्या करना है? आपको ना एक प्रोफेशनल बंदे की तरह, एक व्यवसायिक व्यक्ति की तरह आपको क्या बिहेव करना है। समझ में आ गया? जिसमें क्या करना आपको, सहकर्मी के साथ, अपने जो साथ काम करने वाले व्यक्ति उनके साथ, सभी के साथ लगाव रखना, आपको मिलजुल कर चलना है। एक स्कूल होती है ना, एक स्कूल आपके सामने क्या होती है, स्कूल एक इंस्टीट्यूट होती है जिसमें सभी लोगों का योगदान रहता है। बस चलाने वाले से आपके सामने जो अन्य विषय के टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, है ना, जो पियोन, सबका योगदान है। तो आपको सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना। अगर आपका सबके साथ अच्छे से व्यवहार होगा तो आपका सही रहेगा। और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, और अपना भी काम आपको अच्छे से करना है। ऐसे नहीं कि भाई आपको अपने काम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है, अच्छे से काम करो। सक्रिय शिक्षण, आप है ना टीचर लग गए, चाहे गवर्नमेंट लगो चाहे प्राइवेट, खास करके समस्या गवर्नमेंट टीचरों के साथ होती है। जैसे सरकारी नौकरी लगते हैं, आपके सामने किताबों को तो इधर साइड में रख देते हैं। जब जिस दिन नौकरी लगे उस दिन से वो तो कभी किताब उठाते नहीं है। ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। लगातार सीखते रहना जरूरी है। एक महान शिक्षक वही होता है जो पढ़ाने से पहले पढ़कर कक्षा में आए। क्या? पढ़ाने से पहले जो शिक्षक कक्षा में पढ़कर आता है वही एक सबसे महान शिक्षक की श्रेणी में आता है, वही सबसे महान शिक्षक की श्रेणी में आता है। समझ में आ गया आपको? तो लगातार जीवन में सीखते रहना है, नए नए तरीके आपको खोज कर लाने हैं ताकि बच्चों को आप समझा सको। समझ में आ गया? तो हमेशा सक्रिय शिक्षण भी आपको करते रहना है। सतत विकास, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट, निरंतर मूल्यांकन। आप खुद को, बच्चों का भी टेस्ट लेते हो ना, ऐसा खुद को भी टेस्ट लेना चाहिए जीवन में। लगातार सीखते रहो। अभिभावक, जो आपके जो बच्चों के जो माता पिता हैं और शिक्षकों के साथ भी आपका क्या है, अच्छी मतलब बननी चाहिए। आप उनके साथ भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लगातार उनसे पूछते रहो कि भाई सिर्फ टीचर का यही उद्देश्य नहीं होता है कि वो बच्चों को पढ़ाए, माता पिता भी अगर बच्चों पे लगातार ध्यान रखेंगे, वो भी उनको घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो बच्चों का जो स्तर है वो भी क्या होता है, बहुत ही तेजी से प्रगति करता है। समझ में आ गया? तो लगातार कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट आपको करते रहना होता है। ये कुछ 4 बिंदु है जो एक टीचर के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपके सामने पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर आपके सामने सबको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं।
चलिए, पहला प्रश्न है, इस बार थोड़ी सी कमी यही रहोगी भाई, जो मैंने जो पीपीटी बनाई है उनके अंदर सॉल्यूशन पहले लगा दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा, एक बार पढ़ लो बस ये क्लासेस कुछ। आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य संस्कृति के बारे में सृजनशील टिप्पणी करता है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी सर्वोत्तम क्या होना चाहिए? मतलब आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी कर रहा है या दूसरी जाति के बारे में गलत टिप्पणी कर रहा है, तो आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए? ऑप्शनों को पढ़ेंगे। ये नेगेटिव आपको ये प्रश्न में आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। समझ में आ गया? सॉरी, उसने नेगेटिव काम तो नेगेटिव किया है, लेकिन आपको अप्रोच पॉजिटिव रखनी है। आपको कैसी अप्रोच रखनी है? पॉजिटिव। तो आपको तो बस इसमें अगर आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना दिया ना, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें पूरे में से पूरे नंबर आसानी से आ सकते हैं। स्थिति को बढ़ाने से बचने के लिए इसे नजरअंदाज करना चाहिए। अधिकतर बच्चे इसी को प्रश्न को टिक करके आएंगे कि स्थिति और ज्यादा नहीं बढ़े तो हम नजरअंदाज कर देंगे। बिल्कुल, आप आज उस बच्चे ने अगर नजरअंदाज कर दिया ना आपने, तो फिर से टिप्पणी करेगा, नजरअंदाज नहीं करना है। माहौल हल्का करने के लिए हंस देंगे कि आप भी हंस दिया तो आप भी उसी के साथ शामिल हो गए, क्राइम के साथ आपने भी साथ दे दिया, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ये भी आपको नहीं करना है ना। उदाहरण स्थापित करने के लिए छात्र को कठोर दंड देंगे। क्या आपने छात्र को कठोर दंड दे दिया, मारपीट कर ली? अधिकतर 80% बच्चे आपके सामने इस ऑप्शन को 30-40% आपके सामने बच्चे इसको सही करके आएंगे और 40% इसी को प्रश्न को ऑप्शन को गलत करेंगे। 40-50% की बच्चे को ना मैं दंड दूंगा, उसको स्टिक से मारूंगा, है ना, या फिर आपको उसको डांट लगाऊंगा। आपने डांट तो लगा दी, बच्चा आपके सामने तो नहीं बोलेगा, लेकिन क्लास में बाहर जाकर बोल सकता है। आपके सामने नहीं बोलेगा हो सकता है वो बच्चा, लेकिन क्लास में बाहर जाकर आपके सामने बोलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? शांति से संबोधित करके सम्मान और शिक्षित करना और व्यवहार में सुधार करना। आपको मैंने बार बार कह रखा है, बीएसटीसी के पेपर में जहां पर बच्चे को आपका सबसे प्रथम लक्ष्य क्या होता है? व्यवहार में सुधार करो। बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है ना, तो आप उसको दंड मत दो, वहां पर दंड वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। दंड वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। सजा नहीं देनी है बच्चे को आपको। समझ में आ गया? बच्चे को आपको सजा नहीं देनी है, बच्चे को क्या करना है? उसके व्यवहार में सुधार लाना है, उसको समझाना है। क्या करना है? समझाना है। समझ में आ गया? तो दंड वाला ऑप्शन ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल गलत होता है। अगर बच्चा गलती करता है, उसके व्यवहार में आपको बदलाव लाना और उसको समझाना है, वो वाले बिल्कुल भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को टैकल करना होता है। तो शांति से संबोधित करेंगे, सम्मान से शिक्षित करके उसके व्यवहार में, मतलब शांति से समझेंगे कि बच्चे आप जैसी आपकी संस्कृति ना, वैसी भी उन लोगों की संस्कृति है, सभी लोग इस सृष्टि में समान है। आप इस प्रकार की बातें करोगे। सजा वाला बिल्कुल ऑप्शन गलत है, वो बिल्कुल भी मत करके आना। जागरूक करो बच्चे को, समझाओ उस चीज के बारे में। शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है? मतलब क्लास में काफी बच्चे नहीं होते भाई जिनकी हाइट कम है, तो उनको सब बोना बोना करके बोल देते हैं, है ना। मोटे होते हैं उनको अरे मोटे ऐसे बोलते हैं। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है तो आपको क्या करना चाहिए? जिसको क्या कर रहे हैं भाई सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या करना चाहिए? उसे बड़े होने या सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज कर देना। आप ये सोचो कि भाई ये तो बड़ा होकर सीख लेगा, आपको नजरअंदाज नहीं करना है। जो ये नजरअंदाज वाला ऑप्शन है ना, नजरअंदाज, है ना, आपको इग्नोर वाला ऑप्शन, और आपके सामने जो आप अगर इस प्रकार की बच्चे गलतियां कर रहे हैं और उसका साथ आप भी दे रहे हो, हंस रहे हो, है ना, आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे दो ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे, बिल्कुल नेगेटिव। आपको बिल्कुल नहीं करके आना ऐसे ऑप्शनों को। समझ में आ गया? बस ये कला सीखो कि कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन काटना सीख जाओ, सही अपने आप पकड़ जाओगे। यही खेल होता है। बड़े होने पर सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज करना, बिल्कुल नजरअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना है। बड़ा कब होगा वो उसके मन में, तब तक तो वो चीजें बैठ जाएंगी। भाई बड़े बने बनाए मटके को क्या बदलाव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। छोटा आपके सामने मिट्टी है, मिट्टी को तो कैसा ही बना सकते हो आप। तो बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते। छात्र को कठोर रहने के लिए कहो। छात्र को कह रहे हो कि कठोर हो जा, कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, कहने दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। बच्चा तो दिल छोटा बच्चा है, उसको तो समझ थोड़ी है इतनी कैसे कठोर होते हैं, वो आपकी तरह परिपक्व नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते हो बच्चे से। बहिष्कृत करने वाले छात्रों को तुरंत दंडित करना। आप बहिष्कृत करने वाले छात्रों को दंडित तो कर दोगे, हो सकता है वो स्कूल में नहीं बोलेंगे, आपकी कक्षा में नहीं बोले, खेल के मैदान में बोलने लग जाएंगे, तब क्या दोगे? ज्यादा बोलेंगे फिर चिढ़कर, है ना। तो आपको ये भी नहीं कर सकते हो। दंडित वाला ऑप्शन भी गलत होता है। इसमें क्या है? सामूहिक गतिविधियों और सहानुभूति के लिए प्रोत्साहित करोगे।
सभी बच्चों को क्या करोगे, एक साथ लेकर आओगे। हो सकता है आपकी क्लास में जो बच्चे को बहिष्कृत किया जा रहा है वो पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन क्रिकेट खेलने में वो बढ़िया है, फुटबॉल खेलने में वो बढ़िया है, पेंटिंग बढ़िया बनाता है, तो आप क्या करो, एक कंपटीशन रखाओ क्रिकेट का, उस वो बेस्ट करेगा ना, तब को देख लो कमजोर नहीं, ये विद्यार्थी भी बहुत बढ़िया करता है, हो सकता है पढ़ाई में कमजोर है लेकिन और दूसरे क्षेत्रों में तुमसे बढ़िया है। समझ में आ गया? तो सामूहिक गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जिसमें वो खुद भी भाग ले सके, इस प्रकार की गतिविधियों में क्या करो, उसको आपके सामने रखो, ताकि और बच्चे है ना वो भी उसके साथ जुड़ाव महसूस कर सकें, उसको अलगाव महसूस नहीं करने दें। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। इस प्रकार के पर्सन में आपको नजरअंदाज वाला पर्सन, इस प्रकार वाला पर्सन आपको काम गलत कर लेना होता है। चलिए, सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच में संघर्ष शिक्षकों को कैसे संभालना चाहिए, मतलब अलग अलग समाज से, जैसे अपन भाई राजस्थान से आते हैं है ना, या कोई भी समाज भारत में कहीं हो, तो भारत में जातियां एक बहुत देखने को मिलती हैं है ना, धर्म देखने को मिलता है, तो लोग अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग धर्मों से आते हैं, उनकी विचारधारा अलग है, उनके बोलने का, उनके खान पान का, उनके रहन सहन का, उनका सामाजिक तौर तरीका अलग है। तो इस संघर्ष से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, आपकी क्लास में क्या होता है, आपकी क्लास में क्या है, आपके सामने दूसरे धर्म का बच्चा आ गया, क्या आ गया, दूसरे धर्म का बच्चा आ गया, अलग दो तीन चार धर्म के बच्चे आते हैं, तो उनके बीच में आप कैसे सामंजस्य बनाओगे, क्योंकि उनका खान पान, बोलचाल, भाषा सब कुछ अलग है। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, उसे व्यक्तिगत मुद्दा बनाकर अपनी भूमिका से बाहर समझना। आप ये समझो कि इनका तो पर्सनल मामला है, मैं क्या मतलब है, फिर बता रहा हूं, टीचर किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेगा, ये भी इग्नोर वाला मामला है। समझ में आ गया? इग्नोर वाला ऑप्शन गलत है हमेशा, है ना, आप इग्नोर नहीं कर सकते टीचर होकर। संपन्न पृष्ठभूमि वाले छात्रों का पक्षपात लेना, पक्षपात भी नहीं कर सकते टीचर, ना कभी पक्षपात करेगा, ना टीचर कभी दंडित करेगा, ना टीचर कभी नजरअंदाज करेगा, तीन चीजें तो भूल जाओ, बिल्कुल गलत है ना। आप एक बात बताओ, आपकी कक्षा में 10 बच्चे तो उच्च पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन 90 बच्चे तो आपकी क्लास में हो सकता है नीची पृष्ठभूमि के, तब क्या कर लोगे? 10 लोगों के लिए 90 लोगों को थोड़ी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ सकते ना। तो कभी भी जो संपन्न पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उनका पक्ष नहीं ले सकते, पक्षपात तो टीचर कर ही नहीं सकता, क्राइम है ना। बिना जांच के दोनों छात्रों को समान रूप से दंडित करना, फिर दंडित वाला ऑप्शन आ गया, मारो गलत, दंडित करना ही नहीं है आपको, आपको क्या करना है, निष्पक्ष रहना है, आपको क्या रहना है, निष्पक्ष रहना है। कैसा रहना आपको, निष्पक्षता दिखानी है, क्या करना आपको, निष्पक्षता दिखानी है, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ के लिए प्रोत्साहित करना, निष्पक्षता के साथ रहो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दोनों बच्चों को साथ बैठाओ, है ना, और उनकी जो विचारधारा है, हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसी बात बता दी, समाज में कोई ऐसी बात बता दी, दोनों को साथ बैठाओ और दोनों से पूछो कि तुम्हारी क्या विचारधारा है, तुम्हारी क्या, तब उनको समझाओ, देखो तुम्हारे भी 5 हाथ हैं, तुम्हारे भी 5 हाथ हैं, तुम पढ़ाई करोगे तब जीवन में आगे बढ़ोगे, इस प्रकार की विचारधारा से कोई नहीं। उनको एक तो उदाहरण दो, महात्मा गांधी का दे सकते हो, है ना, कबीर दास का दे सकते हो, तुलसीदास का, अर्जुन का, भगवान श्री कृष्ण का, है ना, या और कोई धर्म से है तो अल्लाह का, किसी का भी आप अगर उदाहरण देना चाहते हो तो उनको उदाहरण दे सकते हो, और दोनों के बीच में निष्पक्ष रहकर, दोनों को साथ बैठाकर उनके बीच में क्या करो भाई, आपसी समझ पैदा करनी है। आपको क्या करनी है, समझ पैदा करनी है। बच्चों में संघर्ष हो रहा है तो आपको क्या करना है, समझ पैदा करनी है, सबसे जरूरी पहलू है। समझ में आ गया आपको? चलिए भाई, अगले वाला प्रश्न है, एक शिक्षकों को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यवसायिक व्यवहार करता है, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को पता चल रहा है, मतलब एक टीचर को पता चल रहा है भाई उसकी कक्षा में कोई एक दूसरा टीचर है ना, वो बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, मतलब वो बच्चों को भाई अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है ना, या फिर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बच्चों को उनका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, तो आपका क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? तो ये पेशेवर होने से संबंधित प्रश्न है कि आप अपनी स्कूल में दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, इससे संबंधित ये पॉइंट है। क्या है, सहयोगी को सार्वजनिक रूप से टकराव करना, आप क्या कर सकते हो, उसके साथ खुद लड़ाई करने लग जाओगे। अरे क्या किसी से लड़ाई करने से कोई सॉल्यूशन निकला है क्या? आज तक नहीं निकला है, कभी लड़ाई नहीं करनी है। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, दूसरे वाले व्यक्ति के साथ आपको लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई वाला ऑप्शन आया, बिल्कुल गलत कर देना है। क्या कर देना है? गलत कर देना है। इस ऑप्शन को कम से कम 30 से 40% गलत लोग बच्चे ना सही करके आ जाते हैं।
और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। जो पढ़ के नहीं जाता ना वो बिल्कुल सही करके आएगा इस ऑप्शन को, लेकिन ये गलत है। बिना चर्चा के प्रिंसिपल को सहकर्मी को रिपोर्ट करना, चुगली करने वाले लोगों की आदत होती है, सीधे सीधे प्रिंसिपल को ही कह दिया, बोले सर बोले वो तो अपने जो साथ वाला है ना वो श्याम जी, पढ़ाओ बढ़िया को नहीं बोलियो। ऐसा नहीं करना आपको, समझ में आ गया। आपकी रिपोर्ट नेगेटिव जाती है। ऐसे भाई आप एक बात बताओ, क्या ऐसे लोगों को आप अच्छा समझते हो? क्या नहीं समझते हो ना? तो आपको भैया चुगली जैसी चीजें होती है, बिना किसी व्यक्ति से बात करे सीधे के सीधे रिपोर्ट वगैरह कर देना, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ये भी ऑप्शन दिखे तो काटा मार देना। समझ में आ गया। निजी तौर पर और सम्मानपूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, क्या करना है उनको, आप उनके पास बैठे और उनसे पूछा भाई कि सर आप है ना, मतलब हमारे जो उस क्लास में काफी बच्चों का कहना है कि सर आपकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी हार्ड है, मतलब आप पढ़ाते हो बहुत अच्छा, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सर क्या आपकी लैंग्वेज है ना वो थोड़ी प्रोफेशनल है, बड़े बच्चों जैसी है। अब आप पढ़ा रहे हो 8 क्लास के स्टूडेंट को, लेकिन आपकी भाषा 12th क्लास जितनी, क्योंकि भाई आप काफी प्रोफेशनल हो, काफी पढ़े लिखे हो, तो आपको सर बच्चे काफी बार कहते हैं कि सर पढ़ाते बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी थोड़ी भाषा में पकड़ में नहीं आती है, तो सर आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज को क्या हल्का कर सकते हो क्या, थोड़ा बच्चों के हिसाब से कर सकते हो क्या? तो सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि इसमें मेरे को क्या है, मेरी बुराई भी नहीं हो रही है और आपके सामने उसको अपनी कमी को भी बता दिया। तो इस तरीके से आपको क्या टैकल करना है सिचुएशन को, निजी तौर पे उनके पास, खुद के पास जाकर आप बैठो और सम्मान पूर्वक तरीके से जो समस्या उसका समाधान करने का प्रयास करो। ये होता है समझदार व्यक्ति का काम, ना कि प्रिंसिपल को आपके सामने क्या कर दिया, शिकायत कर दी और दूसरे स्टाफ को कहते फिर श्याम जी तो बढ़िया कौन पढ़ाओ बोलियो। ऐसा नहीं करना आपको, ना ही लड़ाई करनी है। इन प्रकार की चीजों से आपको बचना होता है। उसे नजरअंदाज, बिल्कुल नजरअंदाज तो कोई भी चीज हो आप नहीं कर सकते। नजरअंदाज का तो ऑप्शन ही गलत है। 2-3 तो आपको मैं बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं, ये तो अगर कहीं मिल जाए ना तो ऐसे कह देना भाई मैं तो तने को चूज करूं ऑप्शन में, समझ में आ गया, उसको तो दूर से ही काटा मार देना है आपको। और जो विद्यार्थी जीवन में गलत ऑप्शन ढूंढना सीख गया ना, तो ये समझ लो वो जीवन में क्या है, सही ऑप्शन टिक करना अपने आप सीख जाएगा। गलत रास्ता मत चुनो, सही रास्ते अपने आप मिल जाएंगे जीवन में। यही बात आपको, यही चीज कंपटीशन में भी लागू होती है। चलो भाई अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े, थोड़ी जल्दी जल्दी कराऊंगा आज। शिक्षण संस्थान में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? आपके सामने, मतलब शिक्षण संस्थान में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम, मतलब यहां पर देखो ये जो पॉइंट आपको थोड़ा कमजोर नेतृत्व है ना, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लग सकता है लेकिन है नहीं। इनका कहने का अर्थ यही है कि जो शिक्षण संस्थान है वहां पे जो प्रिंसिपल सर है ना, वो अपने नीचे वाले शिक्षकों को भी क्या दे रखी है, उन्होंने फ्रीडम दे रखी है। क्या दे रखी है? फ्रीडम दे रखी है भाई। जैसे कि एक स्कूल है जिसमें प्रिंसिपल सर सभी को कंट्रोल कर रखे हैं, लेकिन जैसे कि चित्र से पता चल रहा है कि सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, तो इस प्रकार का आपके सामने शिक्षण संस्थान होता है जहां पे सबके पास, सभी टीचरों के पास अपने काम करने का फ्रीडम होता है ना, स्वतंत्रता होती है। तो वहां पर क्या होता है, संगठन टूटता है। क्यों टूटेगा भाई? सब टीचर अपने हिसाब से फैसला लेगा, वो खुद सी महसूस करेगा, अपने हिसाब से पढ़ाएगा, तो संगठन और मजबूत होगा? नहीं होगा। संगठन में विद्रोह होगा? नहीं होगा। संगठन में अराजकता, तीनों के तीनों नेगेटिव पॉइंट है, नहीं होगा। और ये पर्सन है ना, कमजोर नेतृत्व को देखकर काफी बच्चे इस ऑप्शन को गलत करते भाई, क्या तो विद्रोह या टूटने या अराजकता जैसे ऑप्शनों को चूज करते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा, संगठन में एक नई शक्ति का उदय होगा। क्या होगा? अगर आपके सामने क्या हो सकता है, उस संगठन में कोई एक ऐसा नया टीचर निकल के आए जिसके अंदर लीडरशिप करने की क्वालिटी हो, क्या हो, उसके अंदर लीडरशिप करने की क्वालिटी हो, कोई ऐसा प्रकार का टीचर भी निकल कर आ सकता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है। चलिए अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। आपके विचार में वह शिक्षक महान होता है, मतलब आपके विचार में कौन सा टीचर महान होता है जो लच्छेदार वाक्य शैली को समझाता है, मतलब बोलने पर आए तो अपने सब्जेक्ट में सबको पीछे छोड़ दे, खतरनाक भाषा का प्रयोग कर रहा है, 8वीं क्लास में आपके सामने कोई कॉलेज जैसे बच्चों की तरह समझा रहा है, क्या वो टीचर बढ़िया होता है क्या? बताऊंगा भाई, नहीं है बढ़िया। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, किसको? 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, अरे उसको भाषा समझ में नहीं आएगी, आपको लच्छेदार वाक्य शैली वाली भाषा समझ में नहीं आएगी बच्चे को। समझ में आएगा भाई? मैं आपको एकदम इंग्लिश में पढ़ाने लग जाऊं, आपको आएगा कि समझ में? अरे आपको हिंदी समझ में आती है, हिंदी में, या मारवाड़ी समझ में आती है, मारवाड़ी में पढ़ाऊं तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो यही बात है, ज्यादा लच्छेदार शैली का भी प्रयोग नहीं करना आपको, जिसकी कथनी और करनी में समानता हो। बिल्कुल जो टीचर आपके सामने कहे ना वो करके दिखाए, मतलब ऐसे कहे कि कल टेस्ट लूंगा तो लेकर दिखाए, ऐसे नहीं कि फिर टाल दिया उसको। समझ, उदाहरण दे रहा हूं,
या फिर आपको कहे कि भाई मैं आपको ना इस चैप्टर को समझाने के प्रैक्टिकल कराने ले जाऊंगा, तो प्रैक्टिकल करें। तो जो कहे वही करे। तो इससे क्या होता है, बच्चे भी ना सीखते हैं शिक्षक से, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं शिक्षक से। शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखें। अगर आप ना आपका व्यवहार बच्चों को सिखाने जैसा होगा ना, जैसा आप कहोगे वैसा करोगे, तो बच्चे भी जीवन में वैसे ही बनेंगे। जो बच्चों को प्रोत्साहित करे ये भी अच्छा ऑप्शन है। जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहे वो भी सही ऑप्शन। देखो इसमें सारे ऑप्शन सही है। एक टीचर की सारी बेस्ट क्वालिटी के बारे में बता रखा है। ये सारे के सारे क्वालिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर, लेकिन सबसे बढ़िया क्वालिटी यही है जैसा बच्चे को कहे वैसा करके दिखाए। समझ में आ गया। आचरण को बहुत ज्यादा अनुकूल करते हैं जो टीचर है ना। देखो बच्चे है ना, बच्चे का आपको पढ़ाई से ज्यादा उसका व्यवहार में, उसके जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाना होता है, और बच्चे का ना वो टीचर की पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन ज्यादा सही ऑप्शन है। समझ में आ गया। बाकी सारे के सारे पढ़ाई से संबंधित हैं। चलिए, एक अध्यापक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? विद्यार्थी के लिए गृह कार्य तैयार करवाना। नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अगर गृह कार्य बच्चा नहीं कर रहा है, उसको तो आप क्लास में बिठाकर करवा दोगे गृह कार्य तो, या उसके माता पिता को कह दोगे कि भाई बच्चे को ना आप घर पे थोड़ा उसका होमवर्क वगैरह कराया करो। ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षा से संबंधित चीजें नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। बच्चों से सवाल पूछ लो, है ना। बच्चे ना अपने आप नहीं करेंगे, है ना। बच्चों से आपके सामने आप बच्चों को थोड़ा सा डांट भी सकते हो, तब नहीं करेंगे। बच्चों के साथ व्यवहार ऐसा रखो कि बच्चे ना आपकी क्लास में ऑटोमेटिक अनुशासन बनाकर रखें। आप खुद अनुशासित रहो, बच्चे खुद अनुशासित रहेंगे। खुद अनुशासन, बच्चे भी आपको अनुसरण करेंगे। तो अनुशासन बनाना बड़ी बात नहीं होती। प्रश्न पत्र तैयार करना, टीचर हो, प्रश्न पत्र बनाना आपके लिए क्या मुश्किल है? आसानी से बना सकते हो। आज मुश्किल क्या है? शिक्षण व सिखाने की प्रतिक्रिया को आनंददायक बनाना। ये मुश्किल क्यों, मैं बताता हूं। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। क्या है? हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। एक बच्चा ना वो तो आपके सामने एक बार कहते ही चीजों को समझ जाता है, अरे एक बार को 10 बार बताओ तो नहीं समझ में आता है ना। तो हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो बच्चे को, हर बच्चे के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि वो आसानी से समझ सके। पहले के समय भाई बच्चे ना आपके माता पिता से पूछना, ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं, आप हो सकते हो व्हाइट बोर्ड पे पढ़े हो, है ना। और आपके बच्चे, और आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। कौन से बोर्ड पे पढ़ेंगे? डिजिटल बोर्ड पे। और उनको इस तरीके से पीपीटी बनाकर पढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। चित्र दिखाने पड़ेंगे। आपने हो सकता है कभी भी कोई जो सेल वाला चित्र या कोई भी विज्ञान में कोई विषय पढ़ा, उसमें कभी चित्र नहीं देखा होगा आपने, लेकिन आपको तो दिखाना पड़ेगा उनको डिजिटल बोर्ड पे। समझ में आ गया ना। तो यही है शिक्षण के दौरान जो प्रक्रिया, जो हर बच्चे को जो चीजें समझ में आए, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। इन जैसे प्रश्नों को आपको रटना होता है। समझ में आ गया? समझ लो। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षण क्या होता है आपके सामने? अभिप्रेरित होता है कि बच्चा आपके जो पढ़ाने के तरीके से मोटिवेट है। समझ में आ गया। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछता है, तो बिल्कुल जब आपके सामने क्या है, विद्यार्थी आपकी कक्षा में इतना मोटिवेट हो, वो आपसे इतना लगाव महसूस करे कि आपसे तुरंत सवाल पूछ ले, उसी को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरित शिक्षण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। चलिए भाई, विद्यार्थी का काम को सतत मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थी के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। कोई भी बच्चा है जो आपकी कक्षा में पढ़ रहा है, सतत मूल्यांकन क्या कर रहे हो? लगातार उस बच्चे पे आपकी नजर है कि आप जो पढ़ा रहे हो क्या उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसी को सतत मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सतत मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सतत मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो कोई भी बच्चे का सतत मूल्यांकन कैसा होना, क्यों होना चाहिए भाई? वे अध्यापक के नियंत्रण में ले, मतलब आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, इसलिए लेते हो क्या वो बच्चे आपके कंट्रोल में रहे, आपको डर दिखा दो कि अरे कम नंबर आए तो लगा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना। दंड से तो आपको बिल्कुल बचाना है, डराना नहीं है बच्चों को भी। समय का सदुपयोग हो, क्या टेस्ट लेने से समय का सदुपयोग ज्यादा होता है? क्या होता है, लेकिन कोई इरिलेवेंट ऑप्शन है, कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव हो, परीक्षा तो बच्चे जीवन में बहुत सी देने वाले हैं, अनुभव तो उनको हो जाएगा, पहले भी दे रहे थे, ये वाला ऑप्शन भी कोई लेना देना नहीं। विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, अगर आप बच्चे का टेस्ट लेते हो ना, तो बच्चा है ना लगातार पढ़ने के लिए क्या रहता है? प्रेरित रहता है। या बच्चे को कक्षा में आपने क्या क्या क्लास चल रही है, चलती क्लास में आप बच्चों से सवाल पूछ लेते हो, तो इससे क्या होता है? बच्चे को पता है कि टीचर कभी भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए वो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करेगा। समझ में आ गया। और अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो वो मन लगाकर पढ़ाई कभी नहीं करेगा। तो
सतत मूल्यांकन इसीलिए करना चाहिए ताकि बच्चा लगातार पढ़ाई में बना रहे। समझ में आ गया। और सतत मूल्यांकन टीचर का भी होता है, सतत मूल्यांकन विद्यार्थी का भी होता है, दोनों का होता है सतत मूल्यांकन। चलिए शायद ये लास्ट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक पीटीआई को मुख्य उद्देश्य क्या होता है। किसी जो पीटीएम होती है, मतलब जो पीटीएम होते हैं ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें आपके सामने बच्चों का रिजल्ट वगैरह बताते हो, बच्चों का जो क्या आपके सामने कैसा पढ़ाई चल रही है उसके बारे में आप बताते हो, तो पीटीएम का क्या उद्देश्य होता है भाई। विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण, बिल्कुल ये भी होता है। पीटीएम के माध्यम से आप क्या करते हो भाई, विद्यार्थी की कैसी प्रगति चल रही है पढ़ाई में वो भी किया जाता है। कंट्रोल, तो ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि नियंत्रण की बात आ गई। किसकी बात आ गई, नियंत्रण। बच्चे पर आप नियंत्रण तो आपको करना ही नहीं है, गलत ऑप्शन है। उपचारात्मक शिक्षण व अतिरिक्त धन एकत्रित करना, धन का क्या लेना देना भाई, पीटीएम से कौन पैसे देता आपको। क्या आप वहां पर फीस की बात करोगे, नहीं। स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं को साझा करना, स्कूल की समस्याएं आप टीचर जो आपके गार्जियंस है अभिभावकों से करोगे क्या, अपनी स्टाफ से करोगे, तो ये भी इसका भी कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार करना, ये बिल्कुल ऑप्शन है। पीटीएम का उद्देश्य होता है बच्चों के आपके सामने बच्चों में व्यवहार में सुधार करना, बच्चों की उपलब्धियां। बच्चा पिछली बार 10 नंबर आया था, है ना, तो अभिभावकों से पूछा कि भाई इसकी जो साइंस में कमजोर क्यों है ना, तो आपके जो माता पिता भी कहेंगे सर ये पहले भी कमजोर था। साइंस वाले टीचर से बोलना कि वो और ज्यादा ध्यान दे, तो आपने साइंस वाले टीचर को बोला, उन्होंने और ज्यादा ध्यान दिया, उस बच्चे का साइंस का विषय सुधर गया। समझ में आ गया। तो अभिभावक और विद्यार्थी और टीचर तीनों लोग एक जगह आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कहाँ कमियां रह गई और कहाँ उनको सुधार किया जाता है। समझ में आ गया। 90% बच्चे इस ऑप्शन में इसको सही करके आते हैं। क्या करके आते हैं, विद्यार्थी की जांच और नियंत्रण करना, और इसका सही आंसर क्या है, विद्यार्थी की उपलब्धियों में सुधार करना। समझ में आ गया। चलिए भाई, तो ये था आपके सामने जो, और मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये था आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े। शिक्षा तभी सार्थक होगी, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह एक आपके सामने कैसी शिक्षा होगी भाई, आपके सामने शिक्षा कब बढ़िया रहती है, जब आपके सामने शिक्षा है, शिक्षा, एक मिनट रुकना, शिक्षा तभी सार्थक होती है जब ये कैसी हो, पाठ्य चर्चा केंद्रित हो। मतलब आपके सामने पाठ्य चर्चा पे, मतलब जो किताब में दे रखा ना उस पर ज्यादातर निर्भर करे, पाठ्यक्रम पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। पाठ्यक्रम पर अगर आप जो किताबों में दे रहा है वही आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा रटने पर जोर देगा। किस पे, रटने पर जोर देगा। और बच्चे को आपको रट्टू नहीं बनाना है, एकदम रटत विद्या वाला विद्यार्थी नहीं बनाना है। तो पाठ्य चर्चा पे आपको को नहीं रखना है। समाज केंद्रित हो, ऐसी चीजें जो समाज में हो। भाई समाज में हर चीज सही नहीं होती है, समाज में जो चीज होती है वो हर चीज सही नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी आपके सामने सही नहीं है। विद्यार्थी केंद्रित हो, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी उससे आपको समझना है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी के हिसाब से। कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी के हिसाब से। पाठ्यक्रम को ना आपके सामने, ना तो पाठ्यक्रम जो भी सिलेबस बनाया जा रहा है ना तो वो आपके सामने किताबी ज्ञान पर होना चाहिए, ना तो वो टीचर के हिसाब से होना चाहिए, ना कोई किसी हिसाब से, जैसा बच्चे को अच्छा लगे ना उसके हिसाब से। आजकल की किताबें देखते हो ना, उनमें क्या रहता है भाई, आपके सामने रंग बिरंगे चित्र आते हैं छोटे क्लास वाले बच्चों के लिए, और थोड़ी बड़ी वाले होते हैं उनके अंदर उनके लिए क्विज आती हैं, और बड़े होते रहते हैं तो उनके लिए ना ये प्रयोग, इस प्रकार का प्रयोग करो, इस प्रकार की उसमें एक्टिविटी दे के रखते हैं ताकि बच्चा ना वो सीख सके। क्यों, छोटा बच्चा ना वो चित्रों के माध्यम से आसानी से समझेगा। क्या, चित्रों के माध्यम से आसानी से समझता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्विज वगैरह करने में उसको ज्यादा मजा आता है, और बड़ा हो जाता है उसका पूरा दिमाग डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रयोग करना ज्यादा सीखता है। समझ में आ गया। तो शिक्षा है ना वो हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। रट लो ये ऑप्शन, रट लो, सेम टू सेम ऑप्शन आता है। इस प्रश्न को काफी बच्चे गलत कर सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। क्यों, पढ़ना बच्चे को है तो विद्यार्थी के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, है ना। चलिए अगली वाली चीजों के बारे में बात करें। पहले वाला है, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। भाई एक क्लास है, क्या उसमें जो विद्यार्थी हैं क्या उनको समय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई एक बात बताओ, एक स्टूडेंट, एक आप घर में एक आपके कोई आपका कोई भाई है ना, वो थोड़ा कमजोर है, क्या है, शरीर से कमजोर है, तो आपके माता पिता क्या करेंगे, उसी को भाई घी दूध ज्यादा खिलाएंगे। क्या कहेंगे, अरे तू तो फिर भी मोटा है, ये तो कमजोर है, इसको तो ज्यादा खिलाना चाहिए ताकि ये मोटा हो।
ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि वो क्या है, उन बच्चों के लेवल तक आ जाए। जैसे कि ये देखो कमजोर विद्यार्थी है ना, इसका लेवल इन बच्चों से कमजोर है, तो क्या करोगे, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो उसका लेवल भी उसके बराबर आ जाएगा। जैसे उस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, क्या नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो उस बच्चे को आप 10-15 मिनट के लिए कैलकुलेशन करवाओ। उस बच्चे का विज्ञान विषय अच्छा नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा दो विज्ञान विषय की। समझ में आ गया, तो उसकी क्या हो जाएगी, आपके सामने उसको उनके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, निष्पक्षता यही होती है, कमजोर विषय होता है ना, उसको आपके सामने क्या है, अच्छा समय ज्यादा देना चाहिए, ताकि वो और बच्चों के बराबर हो जाए। ये यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की भलाई के लिए काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बच्चे की भलाई के लिए काम कर रहे हो। समझ में आ गया, यहाँ पर पक्षपात नहीं होता है। चलिए देखो कितने रंगीन पीडीएफ आपके लिए लेकर आया हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और मेरे को भी पढ़ाने में मजा आए। विविध अधिगम गति देने वाली कक्षा में पढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, विविध अधिगम गति वाली क्लास के अंदर मतलब बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, मतलब बहुत सारी गतिविधियां हो रही है। ऐसी क्लास है जिसके अंदर क्या हो रहा है भाई, आपके सामने अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हो रही है, पढ़ाना भी है ना, टेस्ट भी लेने होते हैं, है ना, आपके सामने। और जो ये वाला उदाहरण सही है, आप क्लास में क्या कर रहे हो, आपको कॉपी जांच कर रहे हो, तो आपको क्या करना है भाई, आपके सामने क्लास में कॉपी जांच करनी है, फिर और कोई काम करना पड़ता है काफी बार टीचर को, तो क्या करना चाहिए आपको, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। भाई पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना टीचर का लक्ष्य होता है, लेकिन सिर्फ यही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। एक समान गृह कार्य देना, ये भी नहीं है भाई, एक समान गृह कार्य देना, केवल उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों पर ध्यान देना, ये तो पक्षपात की श्रेणी में आ जाएगा। पक्षपात क्यों, क्योंकि भाई जो आपके सामने कमजोर विद्यार्थी है, जो कमजोर विद्यार्थी है उसको आपके सामने हमेशा ज्यादा समय देना है, कमजोर विद्यार्थी को हमेशा ज्यादा समय देना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसमें क्या होगा, सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति पर ध्यान रखना, चाहे कितनी भी गतिविधियां कराओ, खेल कराओ, पेंटिंग कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन आपके सामने सभी बच्चों को उस काम में लगाए रखना आपको जरूरी है। विद्यार्थी के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागी संभव है, क्या है, विधि से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है कि विद्यार्थी है ना, उसको शिक्षण में, जब बच्चा है ना, वो कोई भी जब आप पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाई में जब बच्चा कौन सी विधि है, अलग अलग प्रकार की विधियां, इनके बारे में बताऊंगा। इन सब विधियों में से बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है पढ़ाई के अंदर, सबसे ज्यादा पढ़ाई करने पर कब जोर देता है, एक एक विधि के बारे में बताऊंगा। पहली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, है ना, और बच्चे को लेक्चर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, लेक्चर दे रहे हो। काफी बार क्या होता है, कोई हिंदी दिवस हो गया, जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, हिंदी दिवस हो गया, उसमें क्या है, आपके सामने सभी टीचर क्या दे रहे होते हैं भाई, लेक्चर दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं। तो इस प्रकार की विधि को व्याख्यान विधि बोला जाता है। और ये विधि बड़ी क्लासों में काफी बार देखने को मिलती है कि कोई एक टॉपिक हो गया, उस पर टीचर लंबा लेक्चर दे रहा है, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के अंदर टीचर एक्टिव है, क्या है, टीचर एक्टिव है, बच्चा सिर्फ सीख रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ सीख रहा है या आपके सामने सुन रहा है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं, वो एक्टिव बिल्कुल नहीं है। टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव है, टीचर व्याख्यान विधि में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। समझ में आ गया, चलिए भाई। सर्वे दृश्य साधनों के माध्यम से, मतलब आपने टीचर को डिजिटल बोर्ड पे क्या कर रहे हो, आपने डिजिटल बोर्ड लेके आ रखा है, और मेरे तरीके से आपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, उन नोट्स के माध्यम से। वीडियो क्लास चला रखी है, साइंस की क्लास के अंदर गति का चैप्टर है, जिसमें आप गाड़ी को, जो वीडियो चला रखा है जिसमें गाड़ी चल रही है, उसके माध्यम से आप चीजों को समझा रहे हो। समझ में आ गया, जिसमें बच्चा सर्वे मतलब सुन भी रहा है और दृश्यों को देख भी रहा है। या क्लास के अंदर मेरे जैसे आपने नोट्स बना रखे हैं, आप बोल रहे हो और बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझा रहे हो, तो इसमें भी टीचर एक्टिव है, इसमें भी टीचर एक्टिव है। बच्चे का तो कोई लेना देना नहीं है, बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है इसमें भी। समझ में आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा ना वही पढ़ा रहे हो, इसमें आप हो सकता है बच्चे को खड़ा करके पूछ लो, बच्चा एक्टिव हो, लेकिन बच्चे की जिज्ञासु तो उसमें कुछ नहीं है, बच्चा सवाल तो नहीं पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। सबसे ऑप्शन अलग अलग प्रकार की विधियां अलग अलग जगह लागू होती हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतम प्रतिभागिता, मतलब बच्चा एक्टिव कब रहता है सबसे ज्यादा, परिचर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में। मैंने आपको पहले भी पिछले वाली क्लास में बताया था, ग्रुप डिस्कशन आपको करवाने से क्या होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्यों भाई,
आपने क्या किया, बच्चे को 10 बच्चों को एक जगह अपनी कक्षा में इकट्ठा कर दिया, ऐसे ग्रुप बना दिया, और हिंदी दिवस पे क्या किया, आपके सामने उनके विचार रखने के लिए कहा। सभी बच्चों का बारी बारी से नंबर आ रहा है, सभी बच्चे अपने अपने विचार रख रहे हैं। समझ में आ गया? तो हर बच्चे का दिमाग चल रहा है ना, वो सोचने पर मजबूर है। तो इस प्रकार की विधि में सबसे ज्यादा बच्चा वो एक्टिव रहता है। देखो परिचर्चा में क्या है, टीचर बीच में बैठा है, चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, और आप क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। तो ये वाला बच्चा आपके सामने टीचर से सवाल जवाब करेगा, टीचर सभी से सवाल जवाब कर सकता है। तो इस तरीके से सारे के सारे बच्चे वो एक्टिव रहते हैं। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा एक्टिव रखने की तरीका परिचर्चा विधि ही होती है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? देखो, डांटना, मैंने आपको बार बार बता रखा, डांटना बिल्कुल मना है। क्लास में क्या है, डांटना बिल्कुल मना है। क्या है भाई? डांटना कक्षा में बिल्कुल मना है, नहीं डांटोगे, दंड नहीं दोगे बच्चों को, सवाल पूछने से नहीं रोकना है, सवाल पूछने से बिल्कुल बच्चे को नहीं रोकना। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, उसे डांट कर बैठा देंगे, चेतावनी देंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे। इन तीन ऑप्शनों को काफी बच्चे गलत सही करके आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चे को डांटना नहीं है, उसको रोकना नहीं है। बच्चे का एक छोटे साइंटिस्ट की तरह होता है छोटा बच्चा, समझ, उसका काम ही है प्रश्न पूछना, आपको क्या उसको मदद करना है। समझ में आ गया? प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको आपको मोटिवेट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे। बच्चा ना बल्ब को देखता है तो पूछता है कि भैया बल्ब कैसे जलता है, पंखा घूमता है तो पूछता है पंखा क्यों घूमता है, सर ये आपके सामने गेट है ना, इसमें आवाज क्यों आती है, ऐसी प्रश्न भी पूछेगा वही। सर ये चौक है ना आपके सामने सफेदी क्यों लिखता है ना, ये टेबल ऐसी ऐसी समतली क्यों होती है, ऐसी क्यों नहीं होती है। तो बच्चे ना, बच्चा एक पौधे के समान होता है, बच्चा क्या होता है आपके सामने, एक पौधे के समान होता है। तो ये जैसे मैंने इसमें उदाहरण देके दे रखा ना, तो आप है ना, आप बच्चे की प्रशंसा करोगे, है ना, बच्चों को, आपको जो प्रश्न पूछ रहा है उसको उसकी बढ़ाई करोगे, वाह शाबाश बहुत अच्छे प्रश्न पूछा है, तो वो आपके सामने वो प्रशंसा, वो उसकी बढ़ाई करना, वो उसको आप उसके उत्तर दोगे, तो वो उस पौधे के अंदर खाद का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? खाद का काम करते हैं, उर्वरक का काम करते हैं। और जैसे जैसे उर्वरक जो आपके सामने मिलता है तो पौधा बढ़ता है ना, उसी तरीके से बच्चे का जो दिमाग का विकास है ना, उसकी मस्तिष्क का विकास है वो होता है। तो बच्चा जब प्रश्न पूछे तो रोकना नहीं है, डांटना नहीं है, उसको क्या करना है, उसकी प्रशंसा करनी है और उसे कहना शाबाश बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। चलिए अगले वाली है, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा होता है? मतलब कक्षा में अगर आप प्रभावी संप्रेषण, मतलब संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, उसको बढ़ावा देना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भैया? आपके सामने कक्षा में व्याख्यान देना चाहिए। कक्षा में कम्युनिकेशन होती, आप कक्षा में व्याख्यान दे रहे हो, तो व्याख्यान देने से आप बच्चों के साथ बात कर रहे हो, बच्चे थोड़ी बोल पा रहे हैं, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। समझ में आ गया? छात्रों के जवाब को हाँ ना प्रश्नों तक सीमित रखना। अब बच्चों को आपने कहा मेरे को पढ़ाया समझ में आया क्या? बच्चों ने कहा हाँ हाँ। क्या जो पहला पहला प्रश्न पढ़ाया वो ज्यादा समझ नहीं? तो बच्चे तो हाँ ना तक सीमित हैं, ज्यादा थोड़ी बातचीत कर पा रहे हैं। प्रभावी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यही होता है, बच्चे के मन में आपने पढ़ाया हुआ जो समझ में आया है नहीं आया, उसके ऊपर वो सवाल पूछ सके। क्या कर सके? सवाल पूछ सके। वो आपसे कह सके सर जो आपने पढ़ाया ना उसमें ये चीजें मुझे फिर से बताओ, ये चीजें क्यों हुई, सर मैं इन चीजों को, क्या इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकता हूं क्या, सर ये मेरे साथ वाले ना इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी किया है, क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूं क्या? इसी को प्रभावी कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, कि जो टीचर है उसके साथ बच्चा है ना अपने जिज्ञासा उसको बता सके, वही प्रभावी कम्युनिकेशन होता है। तो बच्चे को अगर आपने हाँ ना तक ही सीमित कर दिया तो कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। चर्चा और छात्रों में प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। क्या करना? चर्चा और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, छात्र और जो चर्चा होती है उसके लिए प्रोत्साहित करना। ग्रुप डिस्कशन है ना, ग्रुप डिस्कशन, ऐसे प्रश्नों में ग्रुप डिस्कशन, आपको जो छात्रों आपस में चर्चा करें, है ना, प्रश्न पूछें, जिज्ञासु हो, इस वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। क्यों? ग्रुप डिस्कशन में सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं, आपस में सवाल पूछते हैं, टीचर पूछता है, सब पूछते हैं, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी संप्रेषण का उदाहरण होता है। तो ऐसे वाले प्रश्न आए जहां पर जो कम्युनिकेशन की बात है, तो ग्रुप डिस्कशन, जहां पर छात्र सबसे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए टीचर से, वो ऑप्शन ज्यादा सही होता है। मौखिक संवाद के बजाय लिखित, आप बोलने नहीं दे रहे हो तो बच्चे से कैसे बातचीत करेगा? हर चीज लिख नहीं सकता बच्चा,
लिख के थोड़ी देगा सर मेरे को ये प्रश्न समझ में नहीं आया था, ऐसे थोड़ी कहेगा बच्चा आपको लिखकर। समझ में आएगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, शिक्षण की व्यावसायिक भूमिका का जवाबदेही के लिए सबसे अच्छा कार्य कौन सा होता है? मतलब शिक्षक व्यावसायिक रूप से आपके सामने मतलब कोई भी काम होता है उसके प्रति जवाबदेही का सबसे अच्छा तरीका कैसा होता है? जवाबदेही क्या होता है भाई? आप टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम है पढ़ाना। क्या कराना? पढ़ाना, टीचिंग करवाना। टीचर का काम क्या है? टीचिंग कराना। उसकी जवाबदेही क्या? जो वो पढ़ा रहा है वो अच्छे से पढ़ाए। क्या करे? वो जो भी बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है वो अच्छे से पढ़ाए, ये टीचर का सबसे अच्छा काम होता है, उसके प्रति वो जवाबदेही होना चाहिए। तो क्या है? छात्रों की असफलता को प्रयास की कमी से जोड़ना, मतलब छात्रों की असफलता को प्रयास की कमी से, मतलब आप क्या कर रहे हो? रिजल्ट कमजोर आया और आप क्या कह रहे हो कि भाई जो बच्चे ना वो मेरी कक्षा में अच्छे से पढ़ाए, लेकिन बच्चों की गलती है, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। आपकी जवाब दी, अरे बच्चों का रिजल्ट कमजोर आ रहा है ना, तो बच्चे बच्चे की नहीं आपकी भी कमी है, आप पढ़ाने में असफल रहे हो। खेत में ना, खेत में फसल अच्छी नहीं हुई तो सिर्फ बारिश की देन नहीं है, हो सकता आपने उर्वरक अच्छे नहीं डाले हो, आपने अना वो आपके पड़ोसी की तो एक नंबर की फसल हुई है, आपकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने हो सकता अच्छा जो उर्वरक नहीं डाला हो, समय पर उर्वरक नहीं डाला हो, अच्छा बीज का प्रयोग नहीं किया आपने, अच्छे से उसकी निराई गुड़ाई अच्छे से नहीं की, कहीं ना कहीं आपकी भी कमी रहती है उसमें। समझ में आ गया? तो आप उसी तरीके से टीचर है ना, रिजल्ट कमजोर आ रहा है तो टीचर को जवाबदेही लेनी पड़ती है। सबसे पहले टीचर जवाबदेही लेगा, हाँ सर मेरी कुछ ना कुछ कमी थी, शायद मैं यह सफल रहा बच्चों को समझाने पर। यह नहीं कह सकते कि बच्चों की कमी, बच्चों पर आप नहीं थोप सकते, ये गलत ऑप्शन है। पाठ्यक्रम को बिना विचलन के पालन करना, पाठ्यक्रम को मतलब पाठ्यक्रम से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रखे हो, किताब में लिख रखा है राम स्कूल जाता है तो आप तो राम स्कूल जाता है पढ़ा रहे हो, आप ये नहीं करे शाम भी साथ साथ स्कूल में जाता है। सिर्फ पाठ्यक्रम के चिपक के नहीं रह सकते, क्योंकि पाठ्यक्रम में कुछ चीज ऐसी होती है जो बच्चों को नहीं समझ में आती है, आपको अलग अलग विधियों के माध्यम से समझाना पड़ेगा, कहीं पर प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा, कहीं पर आपके सामने क्या है वीडियो चलाने पड़ेंगे, आपको हर प्रकार की चीजें करनी पड़ती हैं, पाठ्यक्रम पर ही आपको चिपक कर नहीं रह सकते, पाठ्यक्रम से एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ता है। जिम्मेदारियों को शिक्षण सहायकों को सौंपना, जो अपनी जिम्मेदारी है ना वो दूसरे टीचरों को सौंप दिया, आप कहोगे कि मैं तो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा, आप सर मेरी हेल्प कर दो। जिंदगी में कितनी दूर भागोगे ऐसे? अरे कैसे अच्छे टीचर बन पाओगे अगर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर डालोगे? नहीं, एक अच्छा टीचर जवाबदेह कौन होता है? जो अच्छा पढ़ाता है, रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो कहेगा मेरी कमी है और बच्चे को और बेहतर तरीके से पढ़ाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लेगा, डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाकर लाएगा, क्विज लेकर आएगा और कोई ग्रुप डिस्कशन करेगा, नई नई विधियां लेकर आएगा ताकि बच्चा वो अच्छे से समझ के आगे सके। समझ में आ गया? नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं और चिंतन को समायोजन करना, जैसे बच्चों की जरूरत है ना उसी हिसाब से जो टीचर लगातार पढ़ाएगा, जो लगातार खुद को अपडेट करता रहेगा, क्या करता रहेगा? अपडेट करता रहेगा। आप टेस्ट लेते हो ना तो टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, उसका मतलब कुछ हद तक ये भी होता है कि आपका पढ़ाया बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? तो एक व्यावसायिक टीचर वही होता है जो क्या करता है? अच्छे से चीजों को पढ़ाने का काम करता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षण की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है? क्या करता है? इनमें से कौन सा पॉइंट आपके सामने जो शिक्षक है उसकी व्यावसायिक डेवलपमेंट को दिखाता है? व्यावसायिक डेवलपमेंट क्या होता है भाई? आपके सामने जो टीचर है ना प्रोफेशनली अपनी टीचिंग है ना, टीचिंग के अंदर आपके सामने जो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, कोई भी गलत स्पेलिंग लिख दी भाई, हाँ टीचिंग में जो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, तो कोई भी टीचर लगातार टीचिंग में प्रोग्रेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रहना। ये ऑप्शन सही है काफी हद तक, पिछले अनुभव पर, लेकिन कंपटीशन में जहां पर केवल आ गया ना, गलत है। केवल शब्द बहुत नेगेटिव, ये अगर आ जाता ना पिछले अनुभव पर से सीखना, तो ये ऑप्शन सही भी हो सकता था, लेकिन केवल नहीं हो सकता। एक काम करके आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, और कंपटीशन में ना खास करके साइकोलॉजी वाला जो पेपर होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, आगे भी बता रहा हूं, साइकोलॉजी जहां पर केवल शब्द आ जाए ना, गलत है। उसका प्रयोग 90% तक वो ऑप्शन गलत होगा। क्या होगा? 90% तक वो ऑप्शन गलत होगा, जहां पर केवल, कभी भी जो साइकोलॉजी होती है ना, पेडालॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, उसमें कभी केवल शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। समझ में आया? एक काम करने को 10 तरीके हो सकते हैं, एक केवल एक तरीका नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हमेशा के लिए बता देता हूं गलत है।
समझ में आ गया? क्योंकि इसमें केवल है, बाकी ऑप्शन सही है ही। अनिवार्य होने पर कार्यशालाओं में भाग लेना। क्या होना, आप क्या कर रहे हो, कार्यशालाएं क्या होती है भाई, टीचर को सिखाने के कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें आपको जब अनिवार्य कर दिया जाए कि भाई टीचर को आना चाहिए, तभी आपके सामने काम कर रहे हो। ये भी गलत है। सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि करना और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। एक टीचर का डेवलपमेंट तभी होगा जब वो लगातार सीखेगा, पढ़ाने से पहले खुद पढ़कर आएगा, जीवन में आपके सामने लगातार नई नई चीजों को सीखता रहेगा। आजकल ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन तरीके से जो टीचर सफल हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, उनसे सीखेगा और उनसे लगातार सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता रहता है जो लगातार खुद को क्या करता है, अपडेट करता रहता है। क्या करता रहता है, अपडेट कर रहता है। समझ में आ गया? अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करने से बचाएगा। अरे अन्य लोगों से सहयोग नहीं करोगे अपने साथ वालों से, तो कैसे आगे बढ़ोगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो साथ वालों को भी साथ लेकर चलना है। तो देखो, सक्रिय प्रतिपुष्टि का लगातार फीडबैक लेते रहना अपने बच्चों से। क्या आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लगातार फीडबैक लोगे। अगर कुछ कहीं पर कमी आ रही है तो आप नई रणनीति तैयार करके आओगे। जैसे मैथ में ना ग्राफ वाला चैप्टर है, कौन सा, ग्राफ वाला चैप्टर है, आप ना ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, तो आप कहीं कोई एक क्लास है जिसमें डिजिटल बोर्ड है, वहां पर लेकर गए बच्चों से, आपने क्या है वहां पर उनको ग्राफ, अलग अलग प्रकार के ग्राफ दिखाई कि इस प्रकार के ग्राफ होते हैं। या अगर डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आपने लाइव पाई चार्ट बनाकर लेकर आए, है ना, जो ग्राफ सिंपल ग्राफ होते हैं वो वाले ग्राफ लेकर आए, होलोग्राम कैसा काम करता है, सब अलग अलग प्रकार की चीजें आप अपनाते हो। डिजिटल बोर्ड नहीं, मोबाइल तो ना आपके पास, मोबाइल में आपके सामने दिखा सकते हो। तो लगातार फीडबैक लेते रहो बच्चों से और खुद में अपडेट करते रहो, वही एक बेटर टीचर होता है। पहले वाला प्रश्न है शिक्षण का दृष्टिकोण। कोई भी बच्चे को पढ़ाते हो तो उसके शिक्षण का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। एक विद्यार्थी को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इसे संबोधित करने के लिए कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या दे रखा है कि एक शिक्षक है ना, बच्चे आपके पढ़ाए हुए जो पढ़ाई है उसके अंदर क्या लगातार आपके सामने उनमें भागीदारी कम दिखा रहे हैं, मतलब आपके पढ़ाए हुए को कम समझ पा रहे हैं, वो आपसे उतना कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हो सकता है उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, छात्रों को प्रेरणा की कमी के लिए दोष देना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चों में तो कमी ढूंढनी नहीं है आपको। क्या नहीं करनी है, बच्चों में तो कमी आपको ढूंढनी नहीं है। जिस ऑप्शन में बच्चों में कमी निकाली जा रही है वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। समझ में आएगा? इसे स्थायी चरण मानकर नजरअंदाज करना। बार बार बता रखा है, नजरअंदाज वाला ऑप्शन भी गलत होता है, बता रखा ना आपको। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दंड देना, अरे कितना आसान ऑप्शन था, तीनों ऑप्शन मैंने गलत बता रखे। बच्चों में दोष नहीं निकालना है, बच्चों को नजरअंदाज नहीं करना है, बच्चों को दंड नहीं देना है, हो गए तीन ऑप्शन, ऑटोमेटिक सी ऑप्शन सही हो गया। ये लो ट्रिक से प्रश्न करने का तरीका। अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो ट्रिक से बता दिया मैंने, और अब आपको वैसे भी समझा देता हूं। अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना। बच्चे आपसे कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, खुद में सुधार करना चाहिए भाई, है ना। आप अपनी शिक्षण विद्या बढ़िया बनाओ। देखो मैं आपको इसके माध्यम से समझा देता हूं। देखो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप है ना छात्रों को दोष दोगे तो बच्चे ना फिर आपसे और ज्यादा कनेक्शन है ना वो तोड़ देंगे। आप बच्चों को दंडित करोगे और कनेक्शन दोगे तो बच्चे क्या और ज्यादा आपके सामने आपसे कनेक्शन है वो तोड़ देंगे। आपको क्या करना है, अपनी विधियों पर विचार करना है, आपको अपनी विधियों पर अपडेट करना है। साइंस में बच्चे को हो सकता है न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए, तो आप बच्चों को क्या करो, उन न्यूमेरिकल करने के तरीकों को समझो, सुधार करें, खुद में अपडेट करें, बच्चों को भी थोड़ा सुधार करने में प्रेरित करें, और अंत में आपको सफलता मिल जाएगी। समझ में आ गया? खुद पर आपको ऐसा अगर इस प्रकार का प्रश्न आए जहां पर बच्चे आपसे कम महसूस कर पा रहे हैं, एक प्रोफेशनल टीचर कौन होता है, बढ़िया टीचर क्या होता है, उसके ट्रिक क्या है, उस ट्रिक में आपको कौन से ऑप्शनों को सही करके आना है, ट्रिक बताऊं। ट्रिक में उन ऑप्शनों को सही करके आना है जहां पर बच्चा क्या कर रहा है, आप खुद में सुधार कर रहे हो। क्या कर रहे हो, खुद में सुधार कर रहे हो, वो वाला ऑप्शन सही करके आना है। समझ में आ गया? आप अपनी शिक्षण विधियों को, आप अपनी शिक्षण विधियों को सुधार रहे हो, समझ में आ गया, इंप्रूव कर रहे हो, आप लगातार बच्चों से फीडबैक ले रहे हो। ये आपके सामने आपको करना है अगर बच्चा आपसे अच्छे से समझ में आ रहा है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, जहां पर ये ऑप्शन दिखे उनको आपको बिल्कुल सही करके आना है। गलत ऑप्शन क्या होगा, आप नजरअंदाज कर रहे हो, गलत है। इग्नोर नहीं करना आपको कोई भी प्रॉब्लम को,
आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, कभी भी आप बच्चे को दोष नहीं दे सकते। ये तीनों ऑप्शन दिखाई दे, आप इनको तुरंत गलत करके आना। टीचर का ना नजरअंदाज करने का काम, ना दंड करने का, ना दोष करने का, खुद में सुधार करने का काम है। जहां पर ये ऑप्शन दिखे उस तरीके से आपको करके आना है। ट्रिक समझो, पर्सन सेम टू सेम कभी नहीं आएंगे, समझ में आएगा। बस पर्सन को करने का तरीका समझ गए ना, तब ये पर्सन हलवा है, हलवा एकदम उड़ा दोगे सारे के सारे पर्सनों को। समझ में आ गया। चलिए, शिक्षक का दृष्टिकोण। जब एक शिक्षक छात्रों को के सामने गलती करता है तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? जब शिक्षक, भाई काफी बार क्या होता है, आप पढ़ा रहे हो, काफी बार क्या है, आप पढ़ा रहे हो, आपने क्या किया, 3 से 3 गुना करना था, 3 into 3, आपसे क्या आपने 12 लिख दिया। होता भाई, इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई फॉर्मूला गलत बता दिया, आपसे भी गलती हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो? विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गलती से इनकार कर देना बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। आपको इनकार नहीं करना है, गलती हुई स्वीकार करो, क्या करो, स्वीकार करो। भाई ये तो आपको इसी में थोड़ी है, ये तो जीवन में आगे भी सीखने वाली बात है। गलती कर रहे हो जीवन में, हमेशा उसको स्वीकार करो, नजरअंदाज नहीं करना है। नेगेटिव ऑप्शन है, आपकी पर्सनैलिटी में डिफॉल्ट हो जाएगा अगर ऐसी बात करोगे तो। संसाधन या समय जैसी बाहरी कारकों को दोष देना, दोष बता दिया ना, ना तो टीचर में दोष निकालना है, ना तो बच्चों में दोष निकालना है, ना ऐसे कहना कि भाई चीजों की कमी थी, मेरे को, मैं क्या करता, आप ना शोरगुल कर रहे थे इस वजह से मेरा दिमाग भटक गया। बाहरी चीजों को बिल्कुल दोष नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। नजरअंदाज करना फिर से गलत है, नजरअंदाज करना। समझ में आ गया ना। अरे बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। बस आप ट्रिक समझो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको करने का तरीका समझो। प्रश्नों को मत रटो, जो रटा रहे ना मत रटो, ट्रिक से करना सीखो, चीजों को समझना सीखो, तब आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे। पेडालॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, बस समझ पैदा करो अपने दिमाग में। गलती को स्वीकार करना और उसे सीखने के अवसर में उपयोग करना। अपनी गलती में स्वीकार करो। 3 into 3 आपने लिखा है, हो सकता है बच्चे ने पीछे थोड़ी कोई आपके सामने आपको डिस्टर्ब कर रहा था, थोड़ी आवाज कर रही थी, इस वजह से आपका ध्यान भटक गया, आपने 12 लिख दिया। लेकिन आप गलती को स्वीकार करो, बच्चों से कहो कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी भाई, 9 हो सकता है। और सीखने के अवसरों का प्रयोग करो। और आगे से आपको ध्यान में रखना है, पहले बच्चों को कक्षा को अनुशासित करना और फिर आपको पढ़ाना है। इस प्रकार की चीजों को आपको सीखना है। समझ में आ गया। देखो गलती हुई ना और आपने इनकार कर दिया तो आपने क्या एक दीवार खड़ी कर दी है, और आप जीवन में कभी नहीं सीखोगे। क्या नहीं करोगे, कभी नहीं सीखोगे। समझ में आ गया। और अगर स्वीकार कर लोगे तो आपकी जो गलतियां ना उनमें आप सुधार करने का प्रयास करोगे और सीखने का नया अवसर मिल सकता है। और जो इंसान जिंदगी में लगातार सीखता रहता ना, वही बढ़िया टीचर बनता है। समझ में आ गया। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं है, बल्कि छात्रों को विश्वास जीतने का सबसे मजबूत साधन है। समझ में आ गया। तो अपनी गलती मानो भाई, हमेशा अपनी गलती मानना है, सीखो जीवन में। कुछ चीजें हैं जो आपको काम आएंगी। केंद्र जीवन में जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, तो शिक्षण और पाठ्य चर्चा, मतलब जब आप बच्चे को शिक्षण करा रहे हो, पाठ्य चर्चा करा रहे हो, तो केंद्र में कौन होना चाहिए, बच्चे। जो शिक्षा होती है वो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। किसके हिसाब से होनी चाहिए भाई, बच्चे के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए। संवाद, एक तरफा व्याख्यान। आपको कभी भी है ना, पारंपरिक तरीका क्या होता है आपके सामने, पारंपरिक तरीका होता है एक तरफा व्याख्यान करना। जब आपके सामने जब आप बातचीत कर रहे हो, जो बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो पहले की विधि क्या होती थी, एक तरफा व्याख्यान करो, एक तरफा तरीके से बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन ये गलत ऑप्शन है, एक तरफा व्याख्यान से आप नहीं पढ़ा सकते। बच्चे के साथ सक्रिय परिचर्चा करो। क्या करना है आपको, बच्चे के साथ सक्रिय परिचर्चा करनी है। चुनौतियां, छात्रों को दोष देना। कभी भी मुश्किल आया आपके सामने तो कभी भी छात्रों को दोष नहीं देना है, स्वयं का चिंतन और सुधार करना है। गलतियां छिपाना है, नजरअंदाज करना गलत है, स्वीकारना और जीवन में लगातार सीखते रहना, यही प्रभावी टीचर के गुण होते हैं जो मैंने आपको बताए। मुझे उम्मीद है देखो इस प्रकार की स्लाइड वगैरह से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आगे भी मैं इसी प्रकार की चीजों आपको अच्छे से समझाऊंगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। कैसी लग रही क्लासेज ये भी बता देना। धन्यवाद।